Hello everyone, this is Pratibha Pandey from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on design of concrete structure 2. This is my lecture number 10. Today the topic is water tank design. Okay, and this is unit number 4 and semester 6 civil engineering. Okay, so today I will take all the theoretical portion of this unit. Later on, we will do design numericals. So, I am showing you some slides. So, this is the introduction part of water tank design. This is the introduction part of water tank design. Tanks are widely used for storing liquid. So firstly, we should know what is tank, okay, and why we are doing the design of tank. Firstly, आपको ये देखना है कि टैंक की हम डिजाइन स्टडी क्यों करते हैं, और जो टैंक होते हैं वो अंडरग्राउंड टैंक हम जब बनाते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, और ऑन द ग्राउंड टैंक की डिजाइन के लिए हमें किन किन स्पेसिफिकेशंस का यूज करना होता है. Okay, so tanks are widely used for storing liquid like water, chemicals and petroleum, etc. ठीक है? The tanks are generally circular and rectangular in shape. They are broadly categorized into following three type. आप tank की type देख लीजिए. Tanks resting on ground, second underground tank and elevated and overhead tank. पहला तो वो टैंक जो हम ग्राउंड पे बनाते हैं, दूसरा अंडरग्राउंड, दूसरा जो ग्राउंड से भी ऊपर. हम तीन टाइप के टैंक्स को हम लोग बनाते हैं. ठीक है, इन तीनों के डिजाइन के कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है. ठीक है, ओके. आप कभी कभी ये थ्योरी चीजें भी पूछ लेते हैं, आप इसको समझ सकते हैं. The tank resting on ground are supported on ground directly. The sedimentation tanks, aeration tanks, for example, filtration tanks, clear water storage reservoirs are generally of this type, while the septic tanks. ग्राउंड पे जो टैंक होते हैं, आप इसके लिए किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चैम्बर्स को समझ लीजिए. एरेशन टैंक्स होते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक होते हैं और क्लियर वाटर रिजर्वर्स होते हैं. ठीक है, इमहॉफ टैंक होते हैं. तो दे सिंपली वाटर टैंक. They are used for collecting the water from the mains and generally used for the as a storage. ठीक है, ओवरहेड ये आपका ग्राउंडेड टैंक था. अगर हम एलिवेटेड या ओवरहेडेड टैंक की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपने जो एक हाइट पे टैंक को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, किसी भी प्लांट से पानी उसमें स्टोर हो रहा है, उसके थ्रू आपका कंज्यूमर तक पानी पहुंच रहा है. तो दिस इज द टाइप ऑफ एलिवेटेड और ओवरहेड. इसकी डिजाइन अलग तरीके से होती है. ठीक है, अंडर द ग्राउंड टैंक का कोई भी पर्पस हो सकता है. आप किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए
या केमिकल्स को या पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो these three type of construction we have to study. Okay. Now the standard code for the practice of design of liquid retaining, इनको हम लोग liquid retaining structures बोलते हैं. और इनके लिए जिस हम कोड का यूज कर रहे हैं that is 3370/2009 part 1. ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को. IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड. Okay. So whatever I'm showing you, you can just write down on your notebook. Second, आप इसके लिए कोड IS 3370/2009 पार्ट 2 का भी यूज करते हैं. थर्ड, IS 3370/1967 पार्ट 3 का भी आप यूज कर सकते हैं. IS 3370/1967 का भी आप डिजाइन टेबल्स और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज करते हैं. These 4 types of code you are using for the design purpose. ठीक है. इसके बाद मैं आती हूँ डिजाइन फिलोसफी एंड रिक्वायरमेंट. हम डिजाइन कैसे करते हैं टैक्स. ओके. तो these are some points that you should read before starting the numericals. आप इन्हें एक एक करके नोट भी कर सकते हैं. डिजाइन ऑफ इनको हम जो टैंक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कंक्रीट शुड नॉट क्रैक एंड hence the tensile strength of concrete should be within permissible limit in order to control cracking. मतलब हमें ये जो टैंक्स होते हैं आप ये समझिए कि इसका जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरसीसी के ही बनाएंगे. आप प्लेन कंक्रीट के भी बना सकते हैं एज पर द कि उस टैंक पे कितना आपका हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है या लेटरल प्रेशर लग रहा है. तो ये जो अब आप सिंपली रेनफोर्स्ड का बनाएंगे, सिंपली रेनफोर्स्ड का बनाएंगे आप, सिंपली कंक्रीट का या फिर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का आप बनाते हैं तो आप इसके लिए ध्यान रखेंगे कंक्रीट में किसी भी टाइप का क्रैक डेवलप ना हो, क्योंकि क्रैक हुआ तो वो फेलियर हो जाएगा वहां पे. इसलिए हम कोड से इनकी स्पेसिफिकेशंस को यूज करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कंक्रीट मिक्सेस lower than M30 are not to be used for the design of liquid retaining structures. किसी भी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए M30 से कम ग्रेड का हम कंक्रीट यूज नहीं करते हैं. वी हैव टू यूज कंक्रीट अप मोर देन M30. The use of richer mixes result in less cracking. ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा ग्रेड यूज करेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो उसमें क्रैक नहीं आएगा. ठीक है. Second point, the structure retaining liquid should be designed as subjected to several exposure conditions. ठीक है. The cement content not including fly and ground granulated blast furnace slag should not exceed 400 kg per meter cube unless special consideration is taken for increased risk of cracking due to drying and shrinkage. Okay. आप जिसमें सीमेंट कंटेंट है उसमें आप फ्लाई ऐश या बहुत ज्यादा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी जो क्रैक डेवलप होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि उससे श्रिंकेज होता है आफ्टर द ड्राइंग. तो आप इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का आपको यूज नहीं करना है. फोर्थ पॉइंट है, क्रैकिंग कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द प्लास्टिसाइजर बाय मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट कंटेंट. ठीक है. प्लास्टिसाइजर्स का आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं which result in reduced water content per unit of concrete mix. तो प्लास्टिसाइजर जो होते हैं वो वाटर कंटेंट को आपको रिड्यूस करते हैं. द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया इज 320. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. आप ये ध्यान रखेंगे. इसके बाद क्रैकिंग कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द स्टीप चेंजेस इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट एज अर्ली एज ऑफ द कंक्रीट. ड्यूरिंग should be done at least for period of 14 days.
क्रैकिंग को हम कैसे और कंट्रोल कर सकते हैं? टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखें। आप जहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां का टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, इनका ध्यान रखें और वहां पे क्योरिंग को प्रॉपर करेंगे हम 14 डेज एटलीस्ट। इसके अलावा कलेक्ट प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बाय यूज अ डिफॉर्म्ड बार क्लोज स्पेस। आप जब रेनफोर्समेंट आरसीसी वॉल बना रहे हैं, आपने टैंक क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक या सर्कुलर टैंक, किसी भी स्क्वायर शेप टैंक आप बना रहे हैं, तो उसकी दो वॉल बनेंगी, हॉरिजॉन्टल, सॉरी एक लेंथ वाइज एक विड्थ वाइज। तो लेंथ में आप रेनफोर्समेंट बार लगाओगे ना, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो उन बार्स में जो आप उस रेनफोर्समेंट में जो बार्स यूज कर रहे हो ना, उनको प्रॉपरली टाई अप करना है और उनकी स्पेसिंग जितनी एज पर डिजाइन रिकमेंडेड है आपको प्रॉपरली उसको प्लेस्ड करना है। बार्स में किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन द क्रैकिंग। So these are some important points which we have to do remember in the design of water tank. Okay, आप इनको लिख सकते हैं क्योंकि डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद इसके जो मेथड है आप इनको नोट कर लीजिए। डिजाइन स्टेप्स नहीं बोलेंगे, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स है, स्टेप्स नहीं है। नाउ द मेथड ऑफ डिजाइन, हम लोग दो तरीके से इसकी डिजाइन करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। आप लिमिट स्टेट से हम डिजाइन करते हैं। मैं जो न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी लिमिट से ही कराऊंगी क्योंकि लिमिट के एडवांटेजेस हैं और आप वर्किंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट स्टेट के लिए आप देखिए जो रिकमेंडेशंस है वो मैंने कुछ फॉर्मुलेज वगैरह लिखे हुए, इनको आप नोट कर लीजिए। लिमिट और वर्किंग दोनों के लिए है। ठीक है, ये देखिए, इन दिस मेथड ऑल द रेलिवेंट लिमिट स्टेट शुड बी कंसीडर्ड एंड सेटिस्फाइड विद एन एडिक्वेट डिग्री of safety and serviceability. The limit state of collapse and limit state of serviceability, deflection and cracking should be followed as per IS 456-2000। मतलब आप लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग जिन जिन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का यूज कर रहे हैं उसमें आपका डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों कंट्रोल्ड है। सेम आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है, ये फॉर्मूले हैं, वो आप नोट कर लीजिए। Working stress method of water tank is adequate resistance to cracking and strength. The various adaptations of this method is following. इसमें आप देखिए, plain section remain plain before and after bending. Steel and concrete behave elastically and modular ratio M का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, M is equals to 280/3 sigma CBC। ठीक है, ये आप फॉर्मूला थ्रू आउट याद रखेंगे। M क्या है? मॉड्यूलर रेशियो, 280/3 sigma CBC। 3 सिग्मा सीबीसी आपने ऑलरेडी डीसीएस 1 में पढ़ा है, क्या होता है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप उसके लिए जो कोड में टेबल नंबर 22.1 है उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टेबल का भी यूज करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट में निकालने के लिए एज पर द ग्रेड। आप M30 से एबव ग्रेड यूज करना है। M25 के लिए भी डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सुरल टेंशन की वैल्यूज दे रखी, ये भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्हें भी आप यूज करेंगे। मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगी कहाँ यूज करने हैं। तो हर एक टाइप के ग्रेड के लिए डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सुरल टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है। ये टेबल को आप नोट कर लीजिए। ये एज पर कोड है, स्टैंडर्ड है, इसके लिए आप आईएएस कोड को एग्जाम में ले जाएंगे और डायरेक्टली वहां पे यूज करेंगे। तो आपको क्या क्या यूज रखना है? फॉर्मुलेज एंड सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसके बाद स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए हम ग्रेड एज पर ग्रेड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग में और डायरेक्ट एंड टाउ बीडी एक पैरामीटर होता है जिसे हम लोग एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, उसे भी निकालते हैं। तो 3 चीजें निकालनी होती है, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीसी एंड टाउ बीडी। इनकी वैल्यू एज पर ग्रेड आपको
टेबल से लेनी होती है। तो आप ये भी टेबल आपकी कोड में एज इट इज बनी हुई है, वहां से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप एक टेबल और ध्यान रखेंगे, टेबल नंबर 22.3 फ्रॉम आईएस कोड। इसमें क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्टील रेनफोर्समेंट। परमिसिबल स्ट्रेसेस माइल्ड स्टील बार्स के लिए और हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स के लिए कितना देना है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स HYSD के लिए और नॉर्मल बार्स के लिए आपको कितना देना है परमिसिबल स्ट्रेसेस, उनकी वैल्यू भी आपको एज पर द कोड यूज करनी है। तो इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर आईएस कोड रिकमेंडेशंस पे आते हैं जो डिटेलिंग इन वाटर टैंक्स। Now you can write down this IS code recommendation regarding detailing in water tank. Okay. So write down these 3 points. First, minimum reinforcement in walls, floors, roofs in its two direction at right angle with each surface zone should not less than 0.35% of cross section of surface zone for high HYSD bars and 0.64 for mild steel bars. उन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है हमें वॉल्स पे, फ्लोर्स पे या रूफ पे, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, और शुड नॉट लेस देन 0.35% से कम नहीं होना चाहिए। एंड क्रॉस सेक्शन जोन के लिए अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स का यूज कर रहे हैं तो 0.64% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द मिनिमम रेनफोर्समेंट कैन बी फर्दर रिड्यूस। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट को हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप 0.24% लेंगे और डिफॉर्म्ड बार्स के लिए और हाई स्ट्रीट बार्स के लिए हम लोग 0.40% लेंगे, ठीक है। थर्ड है, इन टैंक वॉल स्लैब हैविंग थिकनेस लेस देन 200 mm रेनफोर्समेंट कैन बी प्लेस्ड इन वन फेस ओनली। मतलब ये आप इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेनफोर्समेंट को कम यूज कर रहे हैं अगर उस पर लेटरल प्रेशर कम पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वॉल की थिकनेस जो वो 200 mm से स्लैब हमें थिकनेस लेस देन 200 mm। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट, for ground and base slab having thickness less than 300 mm the reinforcement should be placed only one phase। अगर थिकनेस हमारी 300 mm से कम है वॉल की तो आप रेनफोर्समेंट सिर्फ एक फेज में दे सकते हैं, मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में दे सकते हैं और या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन के अलोंग उसमें रेनफोर्समेंट प्रॉपर्ली फिट हो सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ, द स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार शुड नॉट एक्सेस। स्पेसिंग भी जो है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। स्पेसिंग जो आप निकालते हैं फॉर्मूले से, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ बार, डिस्टेंस बिटवीन बार, लैब्स एंड बेंच शुड बी एज पर आईएस। सारे जो आपको बार्स है या लैब्स है उनको एज पर आईएस कोड ही लेना है। ओके, so these are the some point that you do remember before starting numericals। अब आप joints in water tank पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। तो वाटर टैंक में भी आपको जॉइंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। कैसे, कितने टाइप के जॉइंट्स आप देते हैं? फर्स्ट है आपका मूवमेंट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट रेलिवेंट मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट पार्ट ऑफ टैंक सच एज वॉल एंड द फ्लोर सीम, ठीक है। मतलब ये ज्वाइंट का मतलब इस तरीके से ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है कि वॉल और जो स्लैब है उसके बीच में मूवमेंट होता रहे, आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है वो फ्लेक्सिबल पोर्शन रहे वो वाला। These joints require the use of special material, okay,
ऐसा मटेरियल की हमें जरूरत पड़ती है जिसकी जो टाइटनेस हो वो अकॉर्डिंगली स्टिफ हो, मतलब वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो मूव कर सके बिटवीन द साइड ज्वाइंट स्लैब पोर्शन। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। ये भी स्पेशल टाइप के ज्वाइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे हम देखेंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। In this movement join the deliberate discontinuity without initial gap between the concrete on either side of the joint. The joint is designed to accommodate con uh, contraction of concrete as shown. आप इस फिगर में देखिए, ये आपकी स्टील रेनफोर्समेंट्स है, ठीक है। स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में डिसकंटिन्यूटी इन स्टील है, ये डिसकंटिन्यूटी इन स्टील है, इसके बीच में ये आपने यहाँ पे ज्वाइंट प्रोवाइड किया है। ये आपने ज्वाइंट प्रोवाइड किया है। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में भी डिजाइन एज द कंप्लीट और पार्शियल, मतलब आप स्लैब अपर स्लैब एंड वॉल्स के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपने जो ज्वाइंट प्रोवाइड किया है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मूवमेंट रहता है। आप इजिली देख सकते हैं कि उस वाटर टैंक में क्या है, कितना हमें स्टोर करना है या कितना पानी वहां से बाहर निकालना है। सो वी कैन प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। ओके, आप एक्सपेंशन ज्वाइंट्स को देखेंगे। In this type of movement joint, complete discontinuity in both steel and concrete is provide accommodate either expansion or contraction of concrete। आप इसमें देखेंगे कि ये यहाँ पे इनिशियल गैप ये प्रोवाइड किया है, ये ज्वाइंट है आपका, ठीक है। तो ये जो स्टील डिसकंटिन्यूटी इन बोथ कंक्रीट एंड स्टील, ये जो रेनफोर्समेंट आप दे रहे थे जो कंक्रीट में, वो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई इस ज्वाइंट की वजह से, ठीक है। और ये ज्वाइंट देना जरूरी होता है क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्ट्रक्चर में। इसके बाद आता है स्लाइडिंग ज्वाइंट। अगर आप स्लैब का इस तरीके से एलिवेशन व्यू देखते हैं, ये इसकी बेस स्लैब हो जाएगी, ये साइड स्लैब है। तो ये ज्वाइंट हम इसमें इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, इससे आप ओपन करके आप यहाँ पे इस चीज को मूव करा सकते हैं। A movement joint which allows the adjoining part of structure to slide relative to each other with minimum restraint is known as the sliding joint. This is the sliding joint. Last is construction joint. Construction joints क्या होते हैं? These joints are provided for convenience in construction. At these joints, special measures are incorporated to have subsequent discontinuity without provision for further relative movement. आप ये देखें, ये सरफेस है, इनिशियल गैप लेटर फिल्ड विद कंक्रीट। तो आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे आपने मटेरियल में यहाँ पे ज्वाइंट प्रोवाइड किया है जिस समय आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिससे कि आप मटेरियल को प्रॉपरली देख सकें कि हमें किस जगह पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आप ज्वाइंट का मटेरियल की बात करें तो मटेरियल आप क्या यूज करते हैं? ज्वाइंट फिलर्स, ज्वाइंट sealants and water bars should be as per the relevant standards. The jointing material shall not have adverse effect on the quality of liquid water to be stored. Okay. इसके बाद जो मेन चीजें हैं मैं अब उस पे आती हूँ, एनालिसिस ऑफ वाटर टैंक। क्या है एनालिसिस ऑफ वाटर टैंक? आपको पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलर वाटर टैंक डिजाइन। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है?
सर्कुलर वाटर टैंक, सपोज ये सर्कुलर टैंक है जिसका मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, इसका डायमीटर d है। वाटर टैंक आप बनाएंगे तो इसमें अंदर पानी भरेंगे, पानी क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर ड्यू टू वाटर, सपोज दिस इज गामा एच, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ टैंक फ्लेक्सिबल ज्वाइंट तो हम कहीं ना कहीं इसमें प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट प्रोवाइडेड विद बिटवीन फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ टैंक, all allowing the horizontal outward movement of the walls, ठीक है। ज्वाइंटिंग ऐसे होती है कि मूवमेंट रहता है। नो मूवमेंट आर डेवलप्ड एट द ज्वाइंट इन सच टैंक्स, वॉल आर सब्जेक्टेड टू हूप टेंशन ओनली विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर। आप अगर ज्वाइंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसमें हूप टेंशन डेवलप्ड होता है और हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर हमें निकालना होता है किस फॉर्मूले से, P इक्वल्स टू गामा एच डी बाई टी। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, एच हाइट ऑफ वाटर, डी इज द डायमीटर ऑफ टैंक, टी इज द हूप टेंशन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर जो पानी एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे टैंक की, उसको हमें कैसे निकालना, विद द हेल्प ऑफ गामा एस डी बाई टू। दोबारा मैंने लिख दिया है। इसके अलावा अब जो फोर्स है वो यहाँ पे हूप टेंशन है, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो T इक्वल्स टू सिग्मा एस टी ए एस टी, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे ए एस टी निकालने के लिए। न्यूमेरिकल में सिग्मा एस टी ए एस टी को हम इक्वेट करेंगे गामा एच डी बाई टू से, तो वहां से आप ए एस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ए एस टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सीधे थिकनेस ऑफ द वॉल निकालेंगे। इसके बाद आप थिकनेस ऑफ द टैंक निकालेंगे। इसके लिए आप सिग्मा सीटी निकालते हैं। एक सिग्मा सीटी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा सीटी की वैल्यू डायरेक्टली आप कोड से यूज करते हैं, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, अभी आप टेंशन मत लीजिए। सिग्मा सीटी इज ग्रेटर देन पी अपॉन ए प्लस एम माइनस वन ए एस टी। आपने हूप टेंशन निकाल लिया, ए एस टी निकाल लिया, यहाँ से आप स्मॉल टी की वैल्यू निकालते हैं। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज वेरी little introduction of theory, so you can write these three formula for design. T is equals to gamma h d by 2. Now we have to calculate AST, area of steel, and now we have to calculate thickness with the help of this formula. Sigma CT is greater than T upon 1000 plus m minus 1 AST. ये सारे फॉर्मूले कोड में आप दिए, आप वहां से भी देख सकते हैं। So thank you very much, guys. This is a very little introduction about this unit. I will take more lecture about this. Thank you.